नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ नियमित ऑपरेशन चल रहे हैं और हमारे जवान बहादुरी से नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं। कल एक ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी वीरता को सलाम करता हूं। हमें बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। आज बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन है और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि दीक्षांत समारोह में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि हैं और हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय जो कुलाधिपति हैं वो भी दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। सर, कल एक बड़ी सफलता मिली, 12 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 3 वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं सर हमारे जवान। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। बिलासपुर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए, उन्हें 2024 में लोकसभा में पेश किया और दोनों विधेयक वर्तमान में जेपीसी के पास है, जहां उनकी जांच की जा रही है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये अवधारणा देश में लागू हो जाती है तो ये भारत के विकास के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं और हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसमें शामिल होती है। चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान हमारी शिक्षा प्रणाली को होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनावी कर्मचारी शिक्षक ही होते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूंगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। इसमें अभी जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो चलते हैं, हर साल पूरे भारत में 4 या 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और उसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सब लग जाती है। खास करके इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो हमारी शिक्षा होती है, बच्चों की, क्योंकि टीचर्स इसमें अधिक लगते हैं। तो टीचर्स जब इस काम में लग जाएंगे, चुनाव को कराने में, चुनाव की लिस्ट बनाने में, इन सब चीजों में लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को जो पढ़ाई का समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते। और कभी कभी बच्चे भी हमारे जब एग्जाम होते हैं तो वो शिकायत भी करते हैं कि ये जो पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस है, और ये बात सच है। सिलेबस के बाहर इसलिए होगा क्योंकि टीचर्स को टाइम नहीं मिला उनको पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पर जो है ये पूरे देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको सभी देशवासी है। अभी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कमेटी का भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हम एक जो देशवासियों की एक जो झुकाव है वो सबका यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा है उसको देश को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बुधवार को देर शाम दिल्ली दौरे से रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई है। पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल को देखते हुए आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सरकार अब संसद में चर्चा के लिए तैयार हुई है। अगर ये पहले हुआ होता तो ये 2 दिन बर्बाद नहीं होते, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। दिल्ली में आज खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल है और उसमें आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वो संसद में इसी चर्चा करने के तैयार हुए। यही बात पहले हो जाता तो 2 दिन बर्बाद नहीं होता, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मुलाकात की और संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर सिंहदेव ने सरगुजा संभाग कोयला खदान मामले में अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने उत्खनन अधिकारों को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बने तनावपूर्ण हालात पर कहा कि सरगुजा हमेशा से शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार द्वारा निजी कंपनी के पक्ष में की गई कड़ी कार्रवाई से माहौल बिगड़ा है। सिंहदेव ने साफ कहा कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में ग्रामीणों के साथ खड़ी है, चाहे वे अपनी जमीन कंपनी को देना चाहे या नहीं। उसके लिए क्या कहेंगे? वहाँ एक ग्राम है परसोड़ी, तो 3-4 गांवों की जमीन एसईसीएल ने चिन्हांकित की थी कोयला खदान के लिए। कटकोना था, अमेरा था, परसोड़ी था। अमेरा जो गांव है वो लगभग पूरा उजड़ गया। वहां पर कोयला खदान खुल गई, गांव वालों की सहमति से खुल गई और लगभग उसका कोयला समाप्त हो गया। कटकोना गांव के लोग अपनी जमीन देने को सहमत नहीं थे, तो आज तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कटकोना ग्राम में कोयला खदान चालू नहीं हो पाया। लगा हुआ जो तीसरा ग्राम है वो है परसोड़ी, और ये तीनों लखनपुर विकासखंड के ग्राम हैं, सीमावर्ती ग्राम हैं, जो रेड नदी है उसके किनारे लगे हुए गांव हैं। परसोड़ी में जब खदान खुलने की बात आई तो वहां भी एसईसीएल के जो प्रतिनिधि गए, उनने कुछ छल किया और गांव वालों को गुमराह करने के कारण उत्तेजना हो गई थी और मारपीट की स्थिति आ गई थी। उस समय भी काम रुक गया था। एसईसीएल अपने तरफ से कोशिश कर रहा था, पर गांव में क्योंकि छल का वातावरण बन गया था, एसईसीएल के प्रति पूरी अविश्वास की स्थिति बनी हुई थी, तो गांव वालों की सहमति जमीन देने की नहीं थी। एसईसीएल जब वहां पर काम नहीं कर सका अपने से, प्रशासन का इस्तेमाल, प्रशासन के दबाव के बावजूद, तो गुजरात की एक कंपनी को वहां कोयला खदान खोलने के लिए दे दिया गया। अब ये निजी कंपनी जब से आई है तो ये एन केन प्रकारेण दबाव बना के बलात् वहां पर प्रशासन का इस्तेमाल करके कोयला खनन चालू करना चाहती है। और गांव वालों का कहना है कि हम जमीन नहीं देना चाहते। हमने देखा है हर जगह कि उजड़ जाते हैं और उजड़ने के बाद में कहीं आता पता नहीं रहता। हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। तो ये स्थिति है कि जो कंपनी है गुजरात वाली, ये एन केन प्रकारेण काम चालू करना चाहती है। उनका निजी लाभ है, निजी स्वार्थ भी है। एसईसीएल उनका उपयोग कर रही है, जिला प्रशासन उनका सहयोग कर रही है, और गांव वालों को समझाने के बजाय वहां पर जब बल का प्रयोग किया तो ये स्थिति बनी। गांव वाले भी एकत्रित थे, प्रशासन की तरफ से पुलिस वाले एकत्रित थे। मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि मैं वहां से अभी दूर हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जब पुलिस बल बढ़ने लगा गांव वालों की तरफ, तब अप्रिय स्थिति बनी। पथराव, लाठीचार्ज गांव वालों की तरफ से भी हुआ होगा, पथराव, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, उसकी प्रक्रिया में फिर पुलिस वालों का पथराव, गांव वालों का पथराव। तो ये जो सरगुजा अंचल में अमूमन एकदम शांति की स्थिति रहती है, तो बल का प्रयोग करने के कारण, समझाइश देने के बजाय बल का प्रयोग जब प्रशासन ने किया तो ये स्थिति बन गई। आगे जाके कांग्रेस को इसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस गांव वालों के साथ है। देखिए, जमीन के मालिक वो हैं, वो जमीन देना चाहे तो हम लोग गांव वालों के साथ हैं, जमीन नहीं देना चाहे तो हम लोग गांव वालों के साथ हैं। बल का प्रयोग होगा तो हम लोग गांव वालों के साथ रहेंगे। गांव वालों को मैंने अपनी तरफ से हमेशा ये समझाइश दी है कि आप बल का प्रयोग मत करना। अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो हम लोग फिर साथ, या मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। और कारण उसमें यह है कि सफलता नहीं मिलती कि जब पब्लिक बल का प्रयोग करती है तो शासन के पास कहीं ज्यादा बल होता है और उस बल को प्रयोग करने का रास्ता खुल जाता है। हमारी जो ताकत है, पब्लिक की जो ताकत है, वो उसकी एकता में है, और एक बन के आप खड़े रहेंगे तो उससे बड़ी ताकत दुनिया में किसी बल की नहीं होती। न लाठी की होती, न बंदूक की होती है, न शासन की होती है, न प्रशासन की होती है। वहां कहीं जो भूल कभी कभी उत्तेजना में हो जाती है, तो आप हमेशा देखिए कि जहां उत्तेजना में या फिर दूसरी तरफ से गुमराह होकर बल का प्रयोग होता है तो शासन पक्ष हमेशा भारी पड़ता है। तो वो नहीं करना चाहिए। अपनी बात पे, जायज बात पे टिके रहना चाहिए, गांव को एक राय में रहना चाहिए, और फिर वैसे में कोई जमीन आपकी
बिना आपकी सहमति के नहीं ले सकेगा। जी। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा से लगे भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल के जंगलों में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में जवानों ने 12 माओवादियों को ढेर कर दिया। ढेर हुए नक्सलियों में कुख्यात माओवादी कैडर डीवीसीएम मोडियामी बेल्ला भी शामिल है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान बलिदान हो गए, जबकि 2 जवान घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं, जिनमें एलएमजी मशीन गन, AK-47 राइफलें, SLR राइफलें एवं सांस राइफलें शामिल है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज ने बताया कि ये कार्रवाई बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर वेस्ट बस्तर डिवीजन एरिया में सीआरपीएफ और उसकी विशेष इकाई कोबरा टीमों ने डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों के साथ मिलकर की। बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना का आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों की हमला का सामना किया। लगातार आमने सामने की फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील करके सर्चिंग जारी है। टोटल 12 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस पर माओवादी का इसका शनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है, इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा। मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल है, उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। वो माओवादी संगठन का PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लेटून का उपस्थिति रहते हैं। और क्योंकि अभी मुठभेड़ का जो प्राथमिक स्तर की जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जिससे मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगी, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें डेड बॉडीज जो 12 माओवादी के डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ, उसके संबंध में डिटेल हम विस्तार से शेयर करेंगे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर जिले में बुधवार को हुए मुठभेड़ में अब तक 18 माओवादी ढेर हुए हैं। वहीं माओवादी विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान, प्रधान आरक्षक मोनू मोहन बड्डी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोडी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इन जवानों को अंतिम सलामी बीजापुर गंगालूर मार्ग पर स्थित पुलिस लाइन शहीद वाटिका परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। ये मुठभेड़ डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ जवानों के साथ हुई थी। अंबिकापुर में एससीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा खुली खदान के विस्तार को लेकर बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। ग्रामीणों द्वारा पत्थर, गुलेल और डंडे से वार किए गए। हमले में सरगुजा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो सहित 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा। घटना में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को भी चोटें आई है। तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को खदेड़ दिया है। सरगुजा अपर कलेक्टर सुनील नायक ने बताया कि वर्ष 2016 में ही भू अर्जन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। कई भू स्वामियों ने मुआवजा भी ले लिया है, लेकिन अब वे जमीन छोड़ने तैयार नहीं हैं। लगातार उन्हें समझाइश दी गई, कई दौर की वार्ता भी की गई। उन्हें समझाया गया कि भू अर्जन के बाद वे विधि से अनुरूप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी और गुलेल से हमला किया। कई पुलिस अधिकारी जवानों को चोटें आई है। प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ एससीएल अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो एससीएल को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे एससीएल लोग कोयला खनन करना चाहते हैं और आप लोग को अगर किसी चीज़ को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। सर, उग्र हुए थे ग्रामीण, किस तरह से चोट आई है पुलिसकर्मियों को, किस तरह से राहत पहुंचाया है पीड़ितों को? यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर भी घायल हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को घुटने और चेहरे पे भी चोट आई है। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रिफर कर दिया गया है और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे मौके पे भी करा करके उनको आराम दिया गया है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बातचीत? अभी ग्रामीणों से हम लोगों ने पुनः वार्ता की है, उनको सारे पहलुओं के बारे में बताया है कि भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात उनके पास क्या उपचार हैं
और उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि आज जो ये उत्खनन की कार्रवाई होनी है उसमें हमारा सहयोग करें, ताकि कोई भी वाद विवाद की स्थिति न हो और किसी भी तरह की हमको कार्रवाई न करना पड़े। प्रदेश में बढ़े हुए जमीन की दरों और प्रशासन के दबाव में व्यापारियों और आम जनता पर की गई बलपूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने महात्मा गांधी तिराहा हिंदी भवन चौक दुर्ग में एक दिवसीय उपवास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना जनसंवाद किए, बिना व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों से चर्चा किए भाजपा सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। प्रदेश में भूमि खरीदी बिक्री हेतु कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई 100 से 800% तक की गई अव्यावहारिक वृद्धि कर दी गई है और शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों पर लाठीचार्ज भी किया गया। सरकार से आम जनता का भरोसा पूरी तरह उठ गया है। जनसंवाद के बिना आम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोगों से चर्चा किए कलेक्ट्रेट गाइडलाइन जमीनों का बनाया है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता में आक्रोश है। छोटी रजिस्ट्रियां बंद करा दी गई है, एक कुदरती फरमान है। इसमें सीधा आदेश आया है, चिट्ठी आई है कि जाओ आपको ये करना पड़ेगा। और आप जब आम इंसान बनकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो तो लाठी पड़ती है कि जाओ तुम्हारी स्थिति मिल जाएगी। तो ये तुगलकी फरमान है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।